हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम इंडियन इकोनॉमी के सारे फीचर्स पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के फीचर्स पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर की क्या स्टेट थी उस टाइम पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था उस टाइम पे, और हमारा फॉरेन ट्रेड। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला पॉइंट है इसमें, प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज अ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट थी और प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। वाइब्रेंट मतलब बढ़ती हुई, ओके, वो बढ़ रही थी, कितनी भी बढ़े पर वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, उसमें वाइब्रेंट चेंज आ रहे थे। ठीक है, इसमें ये आ जाता है क्वेश्चन, काफी बार पूछ लिया जाता है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे? तो 3 फीचर्स थे। पहला था प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। इंडिया वॉज सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। इंडिया जो थी सेल्फ रिलायंट थी, अपने मतलब अपनी ही कंट्री में फूड उगाती थी और सब में मतलब अच्छे से हो जाया करता था, सेल्फ रिलायंट थी, किसी पे डिपेंड नहीं थी। मेनली बात ये है। सेकेंड आता है हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो था मेन सोर्स था लाइवलीहुड का, और इसमें 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंगेज्ड थी एग्रीकल्चर में। ओके, 2/3 यहाँ पे मतलब 1/3 डिवाइडेड थी टर्शरी सेक्टर में और हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तो दोनों में ही बहुत ज्यादा कम लोग थे, बहुत ज्यादा कम वर्कफोर्स थी, तो उनकी भी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। थर्ड है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। बहुत ही ज्यादा हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्रीज जो थी इंडिया की, उनकी बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेटेड थी इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स वर्क एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि ब्रिटिश रूल्स के आने के बाद एक बिगिनिंग स्टार्ट हुई, एक बिगिनिंग मार्क्ड हो गई सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन की इंडियन इकोनॉमी की। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ओइंग टू द सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी, इंडिया चेंज फ्रॉम अ वाइब्रेंट इकोनॉमी टू अ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। इसमें क्या था, सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, और रिस्ट्रक्शन हुआ इंडिया फॉरेन ट्रेड में, वो सब कुछ हो गया फेवर इंडियन मतलब ब्रिटिश इकोनॉमी के फेवर में, वो सब कुछ हो गया एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। ठीक है, इंडिया जो है एक वाइब्रेंट इकोनॉमी से स्टेगनेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी में चेंज हो गया। जहां पर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही थी, अब वहां पर वो रुक चुकी थी, बहुत ही ज्यादा पीछे हो गई थी, ऊपर से रुक गई थी। चेंज तो आ ही नहीं रहा था, और आ रहा था एक नेग्लिजिबल चेंज था जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। इसके बाद ओवरऑल फीचर्स आ जाते हैं इसके हमारे पास। पहला है स्टेगनेंट इकोनॉमी, वही सेम चीज ऊपर बताया मैंने आपको, रुक गई थी, बढ़ नहीं रही थी, बहुत कम बढ़ रही थी, नेग्लिजिबल चेंज आ रहा था उसमें। सेकेंड, बैकवर्ड इकोनॉमी बहुत ज्यादा पिछड़ गई थी, मतलब जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम पे जो इकोनॉमी थी वो और भी ज्यादा पहले चली गई थी, जब ब्रिटिशर्स नहीं थे उससे भी मतलब पहले खिसक गई। जितनी इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के आने से पहले था वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद थी। ठीक है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गई थी। जैसे हम रूरल और अर्बन एरियाज में देखें कि हम बताते हैं कि रूरल एरियाज के लोग जो है बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है अर्बन एरियाज के हिसाब से। क्यों? माइंड सेट के हिसाब से, ठीक है, उनके रहन सहन के हिसाब से वो लोग बहुत ही ज्यादा सिविलाइज नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। तो हमारी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गई थी। ठीक है, थर्ड था डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डोमिनेट कर रहा था, उसमें वर्कफोर्स बहुत ज्यादा थी, पर जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर में डोमिनेंस था क्योंकि 2/3 पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर में एंगेज थी। ठीक है, फोर्थ आता है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। लो ग्रोथ हो रही थी इंडस्ट्रीज की। ओके, इसमें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो बंद होने लगी थी, क्योंकि फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है लोगों का आ रहा था यहाँ पर।
हैंडीक्राफ्ट भी हमारे बंद हो गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही ज्यादा लो था। फिफ्थ है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, हम लोग हर चीज के लिए डिपेंड हो गए थे। अब मशीन्स तो इम्पोर्ट होके आ रही हैं, फूड की शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि पार्टीशन के बाद वो हमारी जो प्रोडक्टिव फील्ड्स थी वो पाकिस्तान में चली गई, तो हमारा फूड भी इम्पोर्ट हो रहा था। ठीक है, बहुत हैवी डिपेंडेंस थी इम्पोर्ट्स पर। सिक्स्थ, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन लिमिटेड था, लोग बदलना ही नहीं चाहते थे। सेवेंथ है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, दो इकोनॉमी होती है, एक होती है हमारी कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म, इन दोनों को प्लस करके इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। ओके, इसमें क्या होता है कि इंडिया जो है कैपिटलिस्ट भी फॉलो करती है और सोशलिज्म भी फॉलो करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में वो सोशल वेलफेयर करती है, गवर्नमेंट स्कूल्स चलाकर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलाकर। और कैपिटलिस्ट कैसे है, उसने प्राइवेट्स का भी जो है हक दे रखा है कि इंडिविजुअल्स भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा आ जाता है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये जो सेक्टर था इसने बहुत सफर किया था डीप स्टैग्नेशन को और क्रॉनिक बैकवर्डनेस को। इसके कुछ प्रिंसिपल फीचर्स हैं, तो उन प्रिंसिपल फीचर्स में से हमारा पहला आ जाता है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन होता है टोटल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी होता है पर हेक्टेयर का आउटपुट, मतलब एक खेत की कितनी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं 1 हेक्टेयर पर, मतलब पर हेक्टेयर का जो आउटपुट है उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और प्रोडक्शन होता है जो टोटल गिना जाता है कि जैसे मान लो हमने एक विलेज ले लिया, उसमें 100 हेक्टेयर्स है, तो 100 हेक्टेयर्स का जो प्रोडक्शन हुआ है, जो पैदावार हुई है 100 हेक्टेयर्स में, उसको जब गिना जाएगा तो उसे हम प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, सेकंड आता है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम यानी कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सप्लॉयटेशन के लिए। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को परमानेंट लैंड सेटलमेंट भी कहा जाता है, या फिर मैं कहूँ जमींदारी सिस्टम। तो जमींदार्स को जो है रिकॉग्नाइज कर दिया गया था ओनर्स ऑफ द सॉइल, परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। ओके, सेकेंड, जमींदार जो थे एक फिक्स्ड सम, मतलब एक पे करते थे फिक्स्ड सम गवर्नमेंट को एज लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे जो हमारे जमींदार थे वो फिक्स सम पे कर रहे थे गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू के तौर पर, एक रेवेन्यू लैंड का। ठीक है, वो फ्री थे कि वो फार्मर्स से कितना लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड नहीं किया था कि वो फार्मर्स से कितना लेंगे। ठीक है, उन्होंने बस इतना डिसाइड किया था कि हमें कितना देना है, तुम कितना भी हमें को मतलब नहीं। इसलिए जमींदार ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था फार्मर्स का। ओके, थर्ड है हमारा जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड। जमींदार फ्री थे, वो कितना मतलब टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स, जितना वो चाहे या फिर जितना वो ले सकते हैं, जितना मतलब उनकी हिम्मत है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉइल, टिलर्स ऑफ द सॉइल जो उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जितना वो निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा टिलर्स को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू उनसे लिया जा रहा था। तो ऊपर भी हमने देखा था कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लो थी, ऊपर से यहाँ से उनसे टैक्स लिया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस आई थी एग्रीकल्चर में। इम्प्लीकेशंस ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज अलार्मिंग। इम्प्लीकेशन जो थी लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वो अलार्मिंग थी। अलार्मिंग कैसे? पहला, अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था टिलर्स का। ठीक है, सेकेंड, रेट ऑफ रेवेन्यू फ्रीक्वेंटली राइज्ड बाय जमींदार्स। जो हमारे जमींदार थे वो जो रेट था रेवेन्यू का उसको बढ़ाए ही जा रहे थे। थर्ड है टिलर्स वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर्स। टिलर्स जो थे अब जो सॉइल पे काम कर रहे थे, अब उनका स्टेटस जो है लैंडलेस लेबर का हो गया था। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट आता है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है सबसिस्टेंस कल्टीवेशन से शिफ्ट टुवर्ड्स
कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। सबसिस्टेंस कल्टीवेशन क्या होता है ये जान लो। सेल्फ कंजप्शन के लिए जब फार्मर किसी क्रॉप को उगाता है सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए, हमारे पास कोई भी सरप्लस नहीं बचता है मार्केट के लिए, उसे हम सबसिस्टेंस कल्टीवेशन कहते हैं। और जो कल्टीवेशन मतलब सबसिस्टेंस कल्टीवेशन से एक चेंज हुआ था, उन्होंने मतलब शिफ्ट हुआ था कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। अब लोगों ने जो है कैश क्रॉप उगाना स्टार्ट किया था मार्केट के लिए, उन्होंने पैसे के बारे में सोचा था। यार विटामिन जरूरी होती है यार ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडिगो के लिए उन्हें फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, क्योंकि इंडिगो की जो है जरूरत पड़ रही थी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, डाइंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए। ओके, इंडिगो की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए फार्मर्स को फोर्स किया गया था कि वो इंडिगो को ग्रो करें। सेकेंड, लीड टू देयर परपेचुअल इंडेप्टनेस। अब कैश क्रॉप को उगाने के लिए फार्मर्स को क्रेडिट की जरूरत पड़ती थी, और वो क्रेडिट किससे लेते थे, यानी कि उधार किससे लेते थे, जमींदार से। जमींदार से उधार लेने के बाद वो एक परपेचुअल इंडेप्टनेस में जो है डूबते चले जाते थे, कभी ना खत्म होने वाली डेट। ठीक है, कभी ना खत्म होने वाला कर्जा, एक तरह से मैं बोल दूं तो। ठीक है, फोर्थ होता है हमारा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जमींदार ने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया था। उन्होंने सारा जो वो टैक्स लेते थे फार्मर से, जो एक्स्ट्रा टैक्स वो ले रहे थे, उन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफ को अफोर्ड करने में पूरा वो खर्च कर दिया। उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया एग्रीकल्चर में। फिफ्थ, गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। गल्फ क्यों थी ओनर्स ऑफ द सॉइल और टिलर्स ऑफ द सॉइल के बीच में? क्योंकि जो ओनर्स थे यानी कि जमींदार जो थे, क्योंकि उन्हें परमानेंट जमींदार जो थे उन्होंने ओनर्स बोल दिया गया था परमानेंट ओनर सॉइल का। ठीक है, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कर सकें। दूसरी बात ये, मतलब टेलर्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कर सकें। दूसरी ये कि जो ओनर्स थे वो टेलर्स को यानी कि फार्मर्स को बहुत ही कम जो है एक तरह से कम मैं कह लूं कैश दे रहे थे या फिर कम क्रॉप दे रहे थे, जिससे उनका पूरा गुजारा होता था। इस वजह से भी इन दोनों के बीच में जो है गल्फ थी। सिक्स्थ आता है हमारा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। स्मॉल यानी कि छोटी छोटी तो लोगों के पास लैंड थी, वो भी फ्रेगमेंट थी, कोई इस गांव में कोई उस गांव में, तो इसकी वजह से जो है वो भी एग्रीकल्चर में जो है इम्पैक्ट डाल रही थी ये चीजें। ठीक है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी। सेवेंथ आता है हमारा सबसिस्टेंस आउटलुक। लोगों का सबसिस्टेंस आउटलुक था, पहले फार्मर्स जो है सिर्फ अपने लिए उगा लेते थे, अपने परिवार की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उगा लिया करते थे। ठीक है, सबसिस्टेंस आउटलुक था। बाद में लोगों ने कैश क्रॉप की तरफ देखा, ठीक है, कमर्शियलाइजेशन की तरफ गए। थर्ड हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंडस्ट्रीज का। दो फोल्ड में हुआ था। एक तो ये कि इंडिया की जो वेल्थ थी रॉ मटेरियल की, उसको एक्सप्लॉइट कर दिया गया था बिल्कुल। लाइक कॉटन और जूट जो थे उनको बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर दिया था, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ठीक है, और दूसरा था टू एक्सप्लॉइट इंडिया as a potential market for the industrial products of Britain। इंडिया को एक्सप्लॉइट कर दिया था पोटेंशियल मार्केट की तरह इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए ब्रिटेन के। ओके, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पहले हमने देखा सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे दो फोल्ड्स में हुआ था। अब हम देखेंगे सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू, पहला डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड द कॉन्सिक्वेंट मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में डिक्लाइन आया था और एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, दूसरा द पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। ब्रिटिश गुड्स आ रहे थे इंडियन मार्केट में, मतलब फैलते ही जा रहे थे, वो ब्रिटिश गुड्स जो थे फैलते ही जा रहे थे इंडियन मार्केट में, उन्होंने अपनी पकड़ बना ली थी। ठीक है, इसके फीचर्स की बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की। पहला, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को कैसे मतलब घटाया गया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज को लगा दिया गया, जिसकी वजह से क्या था, इट अलाउड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स होते थे रॉ मटेरियल के इंडिया से,
और टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स होते थे ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के इंडिया में, ठीक है। एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटीज लगा दी गई एक्सपोर्ट पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स पे, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटेटिवनेस थी इंटरनेशनल मार्केट में हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंडिया के, वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गई थी। सेकेंड आता है हमारा ब्लीक और नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, यानी कि लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, बहुत ही ज्यादा लो ग्रोथ हो रही थी इंडस्ट्रीज की, ठीक है। किसी के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो अपने आइडिया को जो है आगे बढ़ा सके, इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कम ग्रोथ थी हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में। इस वीडियो को आज ज्यादा लंबा ना खींचते हुए पार्ट 2 में देखते हैं आगे का चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।